हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सरफेसी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। तो बेसिकली सरफेसी क्या होता है उसके हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। तो पहला वर्ड है सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। उसके बाद है रिकंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। उसके बाद है ESI, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो ये लॉन्ग पूरा जो हेडिंग है ना, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सरफेसी। तो ये एक्रोनेम्स बन गया। तो सिक्योरिटाइजेशन का मतलब हम लोग को समझना पड़ेगा। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन क्या है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल एसेट्स क्या है वो समझना पड़ेगा। उसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट समझना पड़ेगा। तो ये वाले सब चैप्टर को मैं 2 पार्ट में डिवाइडेड करूंगा। ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। ये वाला बेसिकली पार्ट इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट कौन करता है? बैंक करता है, अपना नॉर्मल बैंक, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये कौन करता है? ARC। इसका फुल फॉर्म है एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहले इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। एक नॉर्मल बैंक है, सपोज SBI। इन्होंने किसी को लोन दिया, ठीक है। लोन दिया, मान लो एक किंगफिशर, क्या दिया? लोन दिया, ठीक है। तो ये लोन जब देती है ना, तो कुछ मतलब गिरवी रख के प्रॉपर्टी का पोजीशन लेके सिक्योर करके गिरवी लेती है। तो सपोज किंगफिशर का एक बिल्डिंग था, फैक्ट्री बिल्डिंग, इसका सिक्योर करा इसको, और इसके बाद लोन दे दिया। अगर ये लोन रिपे कर देती है SBI को तो कुछ नहीं करना, नॉर्मल सा प्रोविजन है, ठीक है। जब ये लोन लिया और लोन का रिपेमेंट नॉर्मल वे से कर देती है, कोई डिफॉल्ट नहीं करती है, तो फिर फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के बाद ये वाले फैक्ट्री बिल्डिंग जो सिक्योर्ड है इसको वापस रिपोजेस कर देगी किसके हाथ में? किंगफिशर के हाथ में। बट अगर ये डिफॉल्ट करती है, ठीक है, ये रिपेमेंट में डिफॉल्ट करती है रिपेमेंट में, तो बैंक क्या कर सकती है? इसको डायरेक्टली बेच सकती है, ठीक है। इसको डायरेक्टली बेच देगी। तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस था। इसमें मतलब ये क्या हुआ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो सारा एक्टिविटी होगा ना, इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होगा, ठीक है। यानी SBI जब इसको रीप्रोसेस सिक्योर कर रही है, ठीक है, और इसको जो बेच रही है, तो ये डायरेक्टली इसके पास पावर दे दिया गया है, सरफेसी में पावर दे दिया गया है कि ये एसेट को डायरेक्टली बेच सकती है, बैंक को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। तो ये है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। नॉर्मल सब कॉन्सेप्ट था। बैंक किसी को लोन देती है, किसके बिहाफ में लोन देती है? एसेट सिक्योर करके लोन देती है, ठीक है। अगर वो रिपेमेंट ठीक तरह से कर रहा है तो ठीक है, उसमें कुछ लेना देना नहीं है बैंक वाले को, और फिक्स अमाउंट के टाइम जो फैक्ट्री बिल्डिंग को सिक्योर करा है उसको वापस कर दिया जाएगा। अगर इन्होंने रिपेमेंट में अगर डिफॉल्ट करा है, NPA बन गया है, तो ये वाले एसेट्स को डायरेक्टली बैंक बेच देगी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। इसमें बैंक के पास सरफेसी एक्ट में बैंक के पास पावर है
कि कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ये वाले एसेट्स को बेच सकती है। इसी कहते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है? जब बैंक के पास एनपीए हो जाता है, जब बैंक के पास एनपीए हो जाता है, वो मान लो बैंक के पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट है 5,000 करोड़ का, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती है? वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को सस्ते दाम में खरीद लेती है और इसके बाद मार्केट से इसका रिकवरी करती है। ठीक है, तो वो होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो इसमें दो वर्ड है, एक सिक्योरिटाइजेशन है, एक रिकंस्ट्रक्शन है। तो सिक्योरिटाइजेशन का मतलब अभी हम लोग समझते हैं। सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। मान लो मेरे एक कंपनी है रॉलको, ठीक है। मेरी एक कंपनी है रॉलको और एक बैंक है एसबीआई। तो मैंने बैंक के पास गया कि मुझे लोन चाहिए, तो बैंक वाले ने बोला भैया मैं आपको लोन तो दूंगा, मुझे कुछ आपका एसेट सिक्योरिटी चाहिए, एज ए सिक्योरिटी चाहिए गिरवी रखने के लिए। तो रॉलको कंपनी ने कहा कि मेरे पास एक फैक्ट्री बिल्डिंग है, फैक्ट्री बिल्डिंग इसको मैं सिक्योर कर देता हूं। तो एक डीड बनेगा कि अगर मैंने डिफॉल्ट करा रिपेमेंट में, तो बैंक वाले का फर्स्ट चार्ज है वो बेच के इसको अपना पैसा रिकवर कर सकती है। ठीक है, तो ये डीड मैंने पोजीशन में दे दिया। किसके पोजीशन में दे दिया? बैंक के पोजीशन में दे दिया। ठीक है, बैंक वाले ने इसका पोजीशन ले लिया और अपन को क्या दिया? लोन। लोन कितने का दे दिया? 5,000 करोड़ एट द रेट ऑफ 15%। ये नॉर्मल कंसेप्ट है। अग्रीमेंट सिक्योर्ड करा एसेट को, उसके बाद लोन दे दिया। अब क्या हुआ? बहुत सारे और ऐसे मेरे तरह और भी कंपनी आ गई, ए बी सी डी एक्स वाई जेड एफ, इसी तरह बहुत सारी कंपनी आ गई। उनको भी मार्केट से लोन चाहिए था, यानी बैंक से लोन लेना था। तो बैंक वाले ने भी वही कहा कि आप पहले एसेट को सिक्योर करो, उसके बाद आपको लोन मिल जाएगा। तो ये सारी कंपनी ने भी अपने एसेट्स को सिक्योर करा और एक डीड बना दिया कि ये मेरा फिक्स एसेट है, अगर मैं एनपीए होता हूं तो फर्स्ट चार्ज बैंक करेगा। ठीक है, एक डीड बना के पोजीशन किसके हाथ में दे दिया? बैंक के हाथ में दे दिया। फिर बैंक वाले ने इन्हें लोन सैंक्शन कर दिया। इनको भी समझ लो 5-5 हजार रुपए का लोन चाहिए था, टोटल 40,000 का लोन इनको दिया एट द रेट ऑफ 15%। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5,000 करोड़ यहाँ पे चला गया, 40,000 करोड़ यहाँ पे चला गया। तो इतना बड़ा बड़ा अमाउंट है। मैंने तो यहाँ पे एक मतलब 9 कंपनी का ये लिया, तो बैंक में तो और भी बहुत सारी कंपनी होगी ना। इतना बड़ा बड़ा जब अमाउंट निकल रहा है बैंक से, तो बैंक के पास क्या हो जाएगा? लिक्विड कैश का, लिक्विड एसेट्स का शॉर्टेज हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट 5,000 40,000 और भी बहुत सारे, बैंक का तो बेसिकली काम ही है ना लोन देना। तो वो लोन अगर देगी तो बैंक के पास शॉर्टेज हो जाएगा लोन का, सॉरी लिक्विड कैश का शॉर्टेज हो जाएगा। बट बैंक के पास क्या चीज आ जा रहा है? ये वाला पोजीशन आ जा रहा है, इलिक्विड कैश आ जा रहा है। इलिक्विड मतलब ये लिक्विड नहीं है बट एसेट्स है। बैंक के पास लिक्विड कैश, लिक्विड एसेट का शॉर्टेज हो जा रहा है, इलिक्विड एसेट्स आ जा रहा है। तो यहाँ एक पिक्चर में आता है SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है,
स्पेशल पर्पस व्हीकल पिक्चर में आता है। तो बैंक वाले इसके साथ अग्रीमेंट होता है, ये वाले डीड जो इसके पोजीशन में बैंक के पास रहती है पोजीशन में, ये वाले किसे दे देती है, राइट दे देती है एसपीवी को। ठीक है, ये वाले राइट जो पोजीशन का डीड था एसबीआई के पास, अब किसके पास चला गया, एसपीवी के पास। क्यों चला गया, इसलिए चला गया कि एसपीवी अब इसको सिक्योर्ड करके मार्केट से पैसे उठाएगी, बॉन्ड इश्यू करेगी, सिक्योरिटी इश्यू करेगी। ठीक है, किससे इश्यू करेगी, इन्वेस्टर से। फिर से समझो, बैंक ने बहुत सारे लोन दे दिया, बैंक के पास लिक्विड कैश नहीं है, बट बैंक के पास इलिक्विड कैश आ गए। तो बैंक को चलाने के लिए बेसिकली तो कैश की जरूरत होती है ना। तो बैंक ने एक नया पिक्चर में हीरो आया है जिसका नाम है एसपीवी। बैंक ने इसको अपना एसेट दिया, ये जो पोजीशन में था एसेट उसको दिया और बोला इसके बिहाफ में मार्केट से तुम पैसे उठा के लेके आओ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो इसने मार्केट में बॉन्ड इश्यू करा। ठीक है, इन्वेस्टर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से। तो मार्केट से इन्होंने पैसे उठाना है इनको। तो इन्वेस्टर ने बोला कि भाई मैं तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट क्यों करूं। ठीक है, तो एसपीबी ने कहा कि मार्केट में जनरली तुमको फिक्स डिपॉजिट्स पे मतलब 6.5%, 7% मैक्स टू मैक्स एफडी मिलता है। मैं तुम्हें 9% के हिसाब से तुम्हें ब्याज दूंगा। ठीक है, तो इन्वेस्टर खुश हो गया, क्योंकि अगर एफडी में डालेंगे तो 6.5% या 7% होगा, बट यहाँ पे पैसे डालेंगे तो 9% मिलेगा इंटरेस्ट, 2% का एक्स्ट्रा इनकम। फिर भी इन्वेस्टर को संतुष्टि नहीं है, बोले भाई मैं तुम्हारे पास पैसा जो डालूंगा, अगर तुम्हारा पैसा डूब गया तो फिर मुझे पैसे को रिपे कैसे करोगे। तो एसपीवी ने कहा तुम्हारा पैसा इस एसेट्स के बिहाफ में सिक्योर्ड है, अगर पैसा डूबा, मैं तुम्हारा पैसा को रिपेमेंट नहीं कर सकूंगा, तो मैं ये वाले एसेट जो है ना, ये एसेट्स को मार्केट में बेच के तुम्हारा पैसा मैं दे दूंगा। ठीक है, तो इनको एक सिक्योरिटी मिल गई, सिक्योर्ड हो गया इनका लोन। ठीक है, अब इनसे पैसे लेकर, कैश लेकर इनको दे दिया गया। मान लो 45,000 करोड़ का पैसा उठा लिया। अब देखो बैंक के पास जो लिक्विड एसेट्स का शॉर्टेज था, वो शॉर्टेज खत्म हो गया। ठीक है, बैंक ने 45,000 मार्केट में दिया था, बैंक ने 45,000 मार्केट से उठा लिया। बैंक ने मार्केट में 45,000 दिया था, बैंक ने मार्केट से उठा कितना लिया, 45,000 उठा लिया। अब बैंक को इसमें फायदा क्या है, देखो बैंक को इसलिए इसमें फायदा है, इतना सारा लॉन्ग प्रोसेस, इतना हेडेक पालने का, इसलिए ये फायदा है कि देखो यहाँ से मार्केट से वो उनको इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 15%। ठीक है, और ये मार्केट में इंटरेस्ट छोड़ रहे कितना पे, मतलब इंटरेस्ट पेड कितना कर रहे, 9%। तो 6% का इंटरेस्ट इनको बेनिफिट हो रहा है। मार्केट से उठाना है 15%, मार्केट में देना है कितना, 9%। मतलब ये क्या कर रही है, दूसरों के पैसे से खेल के अपना मुनाफा कमा रही है। ठीक है, अब ये बैंक को ना इस थोड़ा हम लोग फैंसी नाम में कहते हैं ओरिजिनेटर। ठीक है, एसपीवी को क्या कहते हैं हम लोग, ARC। ठीक है, और ये जो लोन हम लोग कह रहे हैं ना, तो लोन कहना तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा फैंसी में कहते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है,
अब फिर से एक समराइज कर लेते हैं। मेरी एक कंपनी को जिसको लोन का ज़रूरत है और मेरी तरह बहुत सारी कंपनी है जिसको लोन की ज़रूरत है, तो मैंने बैंक से लोन लिया अपने एसेट्स को गिरवी करके। तो बहुत सारा बैंक के पास पैसे निकल गया, लिक्विड कैश का शॉर्टेज हो गया। तो यहाँ पे पिक्चर में आया एसपीवी। तो एसपीवी को बैंक ने कहा कि मेरे पास बहुत सारा इलिक्विड कैश यानी एसेट्स का पोजीशन है, तुम उसको गिरवी करके यानी उसको खरीद के तुम मार्केट में बॉन्ड इश्यू करो। ठीक है, तो मार्केट में इसने बॉन्ड इश्यू करा और मार्केट से पैसा उठा लिया। ये पैसा को बैंक में दे दिया। बैंक से जितना पैसा गया था बैंक में उतना पैसा आ गया। बैंक को 15% इंटरेस्ट मिल रहा था और बैंक को देना था 9% का, तो 6% इनडायरेक्टली बेनिफिट हो गया। ठीक है, अब मान लो ये वाला जो बैंक से मार्केट से इन्वेस्टर से जो पैसा उठाया उनको तो रिपेमेंट भी करना है, तो 5 ईयर में करेंगे या 10 ईयर में करेंगे, टर्म्स रहेगा इन लोगों का, परपेचुअल तो नहीं रहेगा। तो 5 साल बाद या 10 साल बाद इनको वापस इनका पैसा दे दिया जाएगा और इसका जो सिक्योर्ड एसेट हमने जो करवाया था तो ये सिक्योर्ड खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये जो मार्केट में लोन लिया था मेरे से, इन्होंने भी 5 ईयर या 10 ईयर के लिए लोन लिया होगा। ठीक है, तो अगर ये रिपेमेंट अपना सारा लोन का रिपेमेंट कर देते फिक्स टाइम में, तो ये वाले सारे जो एसेट जो बैंक के पोजीशन में था इनको इसके ऊपर वापस हैंडओवर कर देंगे पोजीशन। समझ में आ गया आपको? सिक्योरिटाइजेशन। अब सिक्योरिटाइजेशन ये प्रोसेस को सिक्योरिटाइजेशन नहीं करते। देखो ये जो डेट था ना, डेट को हमने क्या बना के मार्केट में इश्यू कर दिया, सिक्योरिटी बना के इश्यू कर दिया। तो ये प्रोसेस को सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। ये डेट का चीज था, इसे हम क्या इश्यू बना रहे हैं, क्या बना के भेज दे रहे हैं, इश्यू सिक्योरिटी बना के मार्केट में इश्यू कर देते हैं। ये प्रोसेस को सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। आई होप समझ में आ गया आप लोग को। एक बार लास्ट ये वाले पॉइंट को हम समराइज करते हैं। मैं और मेरी तरह बहुत सारी कंपनी बैंक से लोन उठाया 15% के हिसाब से और अपना एसेट्स को हमने गिरवी कराया। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा अमाउंट जब बैंक से निकल रहा है तो बैंक के पास लिक्विड कैश का शॉर्टेज हो जा रहा है और इलिक्विड कैश आ जा रही है यानी पोजीशन आ जा रहा है। तो यहाँ पे पिक्चर में आया एसपीवी जिसे एआरसी भी कहते हैं। तो इसने ये वाले ये एसेट्स के बिहाफ में मार्केट रेट से इंटरेस्ट से ज्यादा देकर मार्केट में बॉन्ड इश्यू कराया और इससे पैसा को बैंक में मतलब रेज करा और ये पैसा दे दिया कि इसको बैंक के पास 15% लोन आ रहा है, 9% लोन का इंटरेस्ट देना है, तो 6% इंटरेस्ट का बेनिफिट हो गया। और फिक्स्ड एक टर्म होता है, टर्म के बाद पैसे को वापस कर देना है। ठीक है, तो सिक्योर्ड जो करा था मैंने ये वाले एसेट को, ये सिक्योर्ड खत्म। और ये लोन वाले ने जो एसेट जो लोन लिया होगा 10 या 12 साल के लिए या 5 साल के लिए, तो ये वाले लोन भी मतलब सिक्योरिटी खत्म हो गया, ये लोन भी ये टर्म खत्म हो गया। ये जो मैंने पोजीशन में लिया है इसको रीपोजेस कर दिया हम लोगों ने। तो ये था प्रोसेस किसका, सिक्योरिटाइजेशन का था। ठीक है, इसका हम लोग पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। सिक्योरिटाइजेशन मीन एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है, बाय एनी सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मतलब क्या होता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने क्या किया, एक्विजिशन कर लिया। किसका एक्विजिशन कर लिया, फाइनेंशियल एसेट्स का। ठीक है, फ्रॉम एनी ओरिजिनेटर मतलब बैंक से एसेट रिकंस्ट्रक्शन ने परचेज कर लिया फाइनेंशियल एसेट्स, वेदर बाय रेजिंग ऑफ फंड बाय सच सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी
कहाँ से पैसा उठाया था? मार्केट से पैसा उठाया था। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर बाय इशूइंग सिक्योरिटी रिसिप्ट रिप्रेजेंटिंग अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन सच फाइनेंशियल एसेट्स और अदरवाइज। तो समझ में आ गया आपको? एसपीवी ने फाइनेंशियल एसेट्स, एसपीवी ने मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने फाइनेंशियल एसेट्स पर डेफिनेशन में क्या क्या है? डेफिनेशन में ये पॉइंट है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन ने परचेज कर लिया फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, किससे फाइनेंशियल एसेट्स परचेज कर लिया? ओरिजिनेटर से परचेज कर लिया। ठीक है, ओरिजिनेटर से परचेज कर लिया। और पैसा किससे उठाया? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से, जिसको इंटरेस्ट देना है। ठीक है, ये था डेफिनेशन का पार्ट। अब आपको डेफिनेशन सही में समझ में आएगा। अब आप अपना ओन वर्ड में भी लिख सकते हो। अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन का। एसेट रिकंस्ट्रक्शन मींस एक्विजिशन बाय सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। सेम वही, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक्विजिशन कर लेती है। ठीक है, एनी राइट और इंटरेस्ट ऑफ एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या कर लेती है? फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर पर्पस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ सच फाइनेंशियल एसेट्स। इसको पहले हम समझ लेते हैं। देखो, ये बैंक का बैलेंस शीट है। यहां पे एनपीए नजर आ रहा है 5000। ठीक है, 5000 का एनपीए नजर आ रहा है। और एक कंपनी है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो बैंक ने देखा कि यार मेरा तो ये 5000 डूबा हुआ पैसा लग रहा है, तो मैं इसको बेच देता हूं मार्केट में सस्ते दाम पे। इसको खरीद लिया किसने? एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने। कितना में खरीद लिया? 3000 में खरीद लिया। तो बैंक का फायदा क्या हो रहा था कि 5000 तो मेरा आने वाला है नहीं, इससे अच्छा 3000 रुपया जो मेरा कैश में कोई दे रहा है तो मैं उसको रख लेता हूँ। ठीक है, 3000 रुपये में एनपीए को अपना बेच दिया। और एसेट रिकंस्ट्रक्शन ने 3000 में खरीद के सपोज रियलाइज करा लिया। एनपीए रियलाइज कितना हुआ? एनपीए रियलाइज मान लो 4800 कर लिया करोड़, तो 1800 इसका भी फायदा हो गया। तो इसी को कहते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन। ये वाले चीज को, राइट को, इंटरेस्ट को परचेस कर लेते हैं और इसको रियलाइज कराते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन मीन एक्विजिशन ऑफ एनी सिक्योरिटी। मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक्विजिशन कर लेती है। क्या एक्विजिशन करती है? राइट और इंटरेस्ट किसका? बैंक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द पर्पस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ सच फाइनेंशियल असिस्टेंस। और डेफिनेशन में कुछ मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार आप गो थ्रू देख सकते हो। एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है, बोरोवर है, डिफॉल्ट है। एक बार आप रीड कर लोगे, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन था मैंने आपको कर दिया, पढ़वा दिया। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 में है रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन कंपनी या रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। मतलब कोई भी कंपनी अगर उसको सिक्योरिटाइजेशन कंपनी बनना है, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनना है, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा।
जैसे मुझे बहुत शौक है दूसरे को पैसे को रियलाइज करवाना, तो मैं क्या मतलब ऐसे जाके बैंक से बोलूंगा कि मुझे 5% कमीशन दे दो, 2% कमीशन दे दो और मैं तुम्हारा पैसा रियलाइज करा दूंगा और बैंक वाले हंसी खुशी दे देंगे? नहीं, पहले हम मेरी कंपनी बनाना होगा, वो कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है, तब मैं ये सारा काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहला क्या है, यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। अ कंपनी कैन कमेंस और कैरिंग on the business of securitization and asset reconstruction only after obtaining a certificate of registration। तो क्या लेना पड़ेगा हमको? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन एंड हैविंग ओन फंड नॉट लेस देन 200 करोड़। और नेट ओन फंड कितना रखना पड़ेगा? अभी ये अमेंडमेंट होके 100 करोड़ हो गया, ठीक है। नेट ओन फंड नॉट लेस देन, यहाँ पे 100 करोड़ आप लिख लो, ठीक है। तो मुझे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए क्या करना पड़ेगा? पहला अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और अपना नेट ओन फंड कितना कराना पड़ेगा? 100 करोड़ रखना पड़ेगा, ठीक। और जितना हायर अमाउंट अगर कोई आरबीआई बोल दे रही है कि 150 करोड़ करना है, 200 करोड़ करना है, 500 करोड़ करना है, तो उतना हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा नेट ओन फंड, मे बी बाय नोटिफिकेशन। द रिजर्व बैंक में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई डिफरेंट अमाउंट ऑफ ओन फंड फॉर डिफरेंट क्लास और क्लासेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। मतलब ये है कि नेट ओन फंड जो 100 करोड़ है ना, तो अगर वहां पे 5-6 तरह का और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो सबके लिए अलग अलग हो सकती है। अगर आरबीआई ने कहा, ये नहीं कह सकते कि हम 100 ही करोड़ मेंटेन करेंगे क्योंकि एक्ट में लिखा है। अगर आरबीआई ने बोला कि ए को 200 करोड़, बी को 500 करोड़, सी को 800 करोड़, तो उतना उतना आपको मेंटेन करना पड़ेगा। डिफरेंट अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया आरबीआई, तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा डिफरेंट अमाउंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। However, the term own fund is not defined in Act, and hence we have to refer the definition net own fund in the RBI तो यहाँ पे बोला है नेट ऑन फंड का कोई डिफिनेशन नहीं है, आरबीआई के एक्ट से लिया गया है। फिर बोला ये सारा एप्लीकेशन आपको किसको देना है? आरबीआई को देना है। वो तो हम लोग को पढ़ के ही पता चल गया। तो ये पहले से आपको क्या समझ में आया? 2 बातें समझ में आई। पहले आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, दूसरा आपको क्या है, 100 करोड़ का नेट ऑन फंड रखना पड़ेगा। और डिफरेंट क्लास के लिए नेट ऑन फंड डिफरेंट रखना पड़ेगा और एप्लीकेशन किसको देना पड़ेगा? आरबीआई को देना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ द रिजर्व बैंक में फॉर द पर्पज ऑफ कंसिडरिंग टू ग्रांट इट्स अप्रूवल फॉर एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन कंपनी commence or carry out the business securitization reconstruction as case may be satisfy the on inspection of the record of book or securitization company otherwise the following condition। यानी जब मैंने एप्लीकेशन दिया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आरबीआई सेटिस्फाई करेगी। ये सारा सेटिस्फाई कैसे करेगी? क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगी? ये सारे कंडीशन मगर कहाँ से सेटिस्फाई करेगी? ये मेरा बुक और रिकॉर्ड को देखेगी, ठीक है। बुक और रिकॉर्ड में क्या क्या, मतलब वो हाईलाइट पॉइंट को देखना है। आरबीआई क्या क्या देखेगी वो अभी हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है द सिक्योरिटाइजेशन कंपनी रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हैज नॉट इनकर्ड लॉसेस इन एनी ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो मान लो हम लोग 2021 में एप्लीकेशन दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं? रिकंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब एआरसी अपन को बनना है। तो प्रीवियस 3 ईयर में, तीनों साल में प्रॉफिट जो क्या होगा, वो प्रॉफिट जो रहेगा वो पॉजिटिव फिगर में रहेगा, ठीक है। नॉट इनकर्ड लॉसेस एनी ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट,
that such securitization company that such securitization company or reconstruction company has made adequate arrangement for realization of financial assets acquired for the purpose of securitization or asset reconstruction, and shall be able to pay periodically return and redeem on respective due dates on the investment made by in the company by qualified institutional buyer or person. तो इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा। देखो, मार्केट से पहले जो हम लोग लोन उठाया, सॉरी लोन नहीं उठाया, पैसा उठाया, किससे पैसा उठाया? इन्वेस्टर से उठाया, और उनको क्या भरोसा दिया कि 9.9% हम लोग पर एनम इंटरेस्ट देंगे। तो ये जो पैसा उठाया, इनको तो हम लोग को कभी ना कभी तो पैसा वापस करना है ना, 5 साल 6 साल 10 साल, तो इसका क्या अरेंजमेंट है? और 9% इंटरेस्ट जो है हम लोग कैसे देंगे, क्या हम लोग का अरेंजमेंट है? ये नहीं कि हम लोग सिर्फ कॉपी में लिख के एग्रीमेंट के टाइम में 9% लिख दिया, बट अभी हम लोग 7% 8% दे रहे क्योंकि हम लोग कैपेबल नहीं है। ठीक है, तो ये देखना, ये कौन देखेगी? आरबीआई देखेगी कि कैसे इनको पैसे वापस देते हैं, कैसे इनको इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, और जो ये एनपीए हम लोग खरीद रहे हैं ना एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में, तो ये एनपीए को हम लोग कैसे रियलाइज करेंगे? क्या अपन लोगों का अरेंजमेंट है? क्या हम लोग का प्लानिंग है? क्या हम लोग का फोरकास्टिंग है? क्या हम लोग का मतलब सिर्फ एनपीए खरीद के हम लोग रख लिया फिर अपना पैसा को डुबा देंगे मार्केट में? जो पैसा उठाया है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसको खरीदने के लिए, तो उनका भी पैसा डूब जाएगा ना। ये जो पैसा जो खरीद रहा है एनपीए अपने घर से तो नहीं लेके आई, ये भी किसी से लोन लिया होगा, उसके बाद ये खरीदा होगा, तो उनका भी पैसा ये डूब जाएगा। तो ये मतलब क्या अरेंजमेंट है इनका एनपीए को रियलाइज करने के लिए? तो वही लिखा है that asset reconstruction company adequate arrangement for realization of financial asset acquired for the purpose of securitization or reconstruction। सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो फाइनेंशियल एसेट जो खरीद रही है, कौन खरीद रही है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो उसको कैसे मतलब रियलाइज कैसे करेगी? शैल बी एबल टू पे पीरियडिकल रिटर्न एंड रिडीम रिस्पेक्टिव डेट। 9% का हम लोग रिटर्न जो देंगे वो दे सकती है, और रिडीम करेंगे ड्यू डेट में, रिडीम कर लेंगे 5 साल या 10 साल में जो था, ऑन द इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी बाय क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर और अदर पर्सन। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए यहाँ पे। तीसरा पॉइंट, दैट द डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटाइजेशन कंपनी रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हैव एडुकेट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मैटर रिलेटिंग टू फिनेंस सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन। जो अपन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का जो डायरेक्टर बनाया है, उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें? फाइनेंस सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन में। ठीक है, Point 5 that any of its director has not been convicted any offense involving moral turpitude। यानी कोई भी डायरेक्टर कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोरल टर्पिट्यूड में। इसके बाद पॉइंट नंबर 6, स्पॉन्सर ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इज फिट एंड प्रॉपर पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द क्राइटेरिया एज मे बी स्पेसिफाइड इन द गाइडलाइंस इशूड बाय द आरबीआई फॉर द सच पर्सन। मतलब जो कंपनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में जो पैसा लगाया है ना, वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए। फिट एंड प्रॉपर पर्सन किसे कहते हैं? जो आरबीआई के गाइडलाइंस में रहेगी। मतलब एग्जांपल के तौर पर अगर आरबीआई ने गाइडलाइंस दिया कि 21 साल से ज़्यादा का ही बंदा स्पॉन्सर बन सकता है, उसका मतलब कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 7 साल से ज़्यादा मतलब केस नहीं होना चाहिए। मतलब एक से एग्जाम्पल है, कुछ अगर क्राइटेरिया बनाएगी तो स्पॉन्सर जो पैसा लगा रहा है वो क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी। अगर क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती है तो एप्लीकेशन को क्या कर दिया जाएगा? कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, दैट सिक्योरिटाइजेशन कंपनी रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हैव कंप्लाइड विथ और
is in a position to comply with the prudential norm specified by the RBI। तो प्रूडेंशियल नॉर्म को फॉलो करेगी जो आरबीआई ने स्पेसिफाइड किया। जैसे मान लो अब ये नहीं कि एसिड रिकंस्ट्रक्शन का काम तो वसूली करना है, अब आप वसूली करते करते किसी बंदे को इतना हैरेस कर दो कि वो मतलब कि सुसाइड कर ले, तो ये प्रूडेंशियल नॉर्म नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का कोई जो आरबीआई गाइडलाइंस इशू करेगी चलाने के लिए एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, तो आपको फॉलो करना है। दैट सिक्योरिटाइजेशन कंपनी रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हैज कंप्लाई विथ one or more condition specified in the guidelines issued by the RBI for the said purpose। और कोई भी मतलब कि गाइडलाइंस अगर इशू कर रही है तो इसको फॉलो करना है। तो पॉइंट नंबर 6, 7, 8 में आरबीआई जो गाइडलाइंस बताएगी उसको फॉलो करना है। पहला गाइडलाइंस किससे रिलेटेड है? स्पॉन्सर से। दूसरा गाइडलाइंस रिलेटेड है प्रूडेंशियल नॉर्म से। तीसरा गाइडलाइंस रिलेटेड है मतलब कि जनरल कंडीशन। तो ये 3 पॉइंट में आरबीआई है, और 5th पॉइंट और 3rd पॉइंट में डायरेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। अब बी में आते हैं हम लोग। अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज देयर आफ्टर ग्रांटेड टू सिक्योरिटाइजेशन कंपनी। ये सारा कंपनी जिसने एप्लीकेशन दिया ये अगर सारा सेटिस्फाई हो जा रहे तो उसको क्या होगा? ग्रांटेड हो जाएगा। The reconstruction company to commence or carry on the business of securitization reconstruction company, it must noted that Reserve Bank may also prescribe any other condition। तो ये सारे कंडीशंस के अलावा रिजर्व बैंक क्या कर सकती है? और भी अदर कंडीशन भी बता सकती है। तो ये नॉर्मल सा, इसमें कुछ था नहीं। which it may consider fit to impose in case the Reserve Bank is of the opinion that the above conditions are not satisfied, then it may reject the application after application giving reasonable opportunity of being it। अगर आरबीआई को लगा कि ये जो अबव कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो ये एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी, आपको पहला अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी। जैसे फिट एंड प्रॉपर पर्सन का डेफिनेशन था कि कोई भी बंदा नॉन रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। तो आपने कोई ऐसा बंदा ले आया वेस्ट इंडीज से जो स्पॉन्सर है, ठीक है, दुबई से लिया है जो ऐसे दिखा, तो ये फिट एंड प्रॉपर पर्सन, ये आरबीआई आपको बुलाएगी, कहेगी ये हमारा स्पॉन्सर का फिट एंड प्रॉपर पर्सन का कैटेगरी जिसमें नॉन रेसिडेंट नहीं होना चाहिए और आपका बंदा जो दुबई से है, इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन को हम लोग कैंसिल करें, ठीक है। तो इस वजह से भी कैंसिल कर सकती है। वंस a company register securitization or reconstruction company, it must obtain prior approval of Reserve Bank for the following purpose। तो ये अच्छा पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। प्रायर अप्रूवल, ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन लेने के लिए तो हम लोगों ने किसको अप्रूवल दिया? रजिस्ट्रेशन लेने के लिए हम लोगों ने अप्रूवल दिया आरबीआई को, ठीक है। बट कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन है जिस ट्रांजैक्शन को करने से पहले हमको किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? आरबीआई को लेना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने ट्रांजैक्शन करने के बाद लिया तो क्या आरबीआई हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है? हाँ, कैंसिल कर सकती है, उसके पास क्या है? पावर है। तो क्या क्या ट्रांजैक्शन है जिसको करने से पहले हमको लेना पड़ेगा क्या? पावर। एनी सब्सटेंशियल चेंजेस इन इट्स मैनेजमेंट में सब्सटेंशियल चेंज हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है? सब्सटेंशियल चेंज हुआ। अब सब्सटेंशियल चेंज का मतलब क्या है? यहाँ पे दिया गया सब्सटेंशियल चेंज इन मैनेजमेंट मीन्स the change in management by way of transfer of shares or change affecting the sponsorship in the company by way of transfer of shares or amalgamation transfer of business of the company। मतलब क्या हुआ? हाँ, तो सब्सटेंशियल चेंज का मतलब अभी हम लोग पढ़ रहे थे। मैनेजमेंट में क्या हुआ? बहुत चेंज हो गया। किसमें चेंज होगा? चेंज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मतलब शेयर्स का ट्रांसफर हो गया। मान लो XYZ किसी के पास
35% शेयर था, उसने किसी को बेच के दिया वाईजेड को, तो क्या हो गया, मैनेजमेंट में सब्सटेंशियल चेंज हुआ। ठीक है, और स्पॉन्सरशिप चेंज हो जा रहा है। कैसे स्पॉन्सरशिप चेंज हो रहा है, अगर एमलगमेशन हो जा रहा है, एमलगमेशन हो गया मतलब एक कंपनी बी कंपनी मिलके कोई दूसरा कंपनी बन गया, तो दोनों में अलग अलग स्पॉन्सर होगा ना, तो स्पॉन्सरशिप का रेशियो डिफरेंट हो जाएगा। या बिजनेस को ट्रांसफ़र कर दिया या शेयर को ट्रांसफ़र कर दिया, तो उससे स्पॉन्सरशिप चेंज हो जाएगा, तो इससे मैनेजमेंट सब्सटेंशियल चेंज हुई। तो ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन करने से पहले, यानी अमेलगमेशन करने से पहले, ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस करने से पहले, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स करने से पहले, तो पहले परमिशन किसका लेना पड़ेगा, पहला परमिशन लेना पड़ेगा आरबीआई का लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसमें क्या क्या और एग्जाम्पल दिया गया, इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। तो डायरेक्टर का अगर अपॉइंटमेंट कर रहे हो तो आपको किसका लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, आरबीआई का लेना पड़ेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर का आप अपॉइंटमेंट करें तो उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। सीईओ का अप्रूवल, सीईओ का जब अपॉइंटमेंट करें तो अप्रूवल लेना पड़ेगा आरबीआई में। यानी मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, सब्सटेंशियल चेंज इन द मैनेजमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर में, तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा किसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, फिर चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर ऑफिस। तो हम लोग का पहले का ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हम लोगों का एक, तो वो जो पहला ऑफिस था हम लोग का रजिस्टर्ड ऑफिस, वो 200 स्क्वायर फीट का था। ठीक है, तो अभी हम लोग का ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बहुत बढ़ गया है, बहुत अच्छा हो गया, ग्रो हो रहा है, तो हम लोगों ने 20,000 स्क्वायर फीट का ये ले लिया है और वहाँ पर रजिस्टर कर लिया। तो ये ऑफिस को चेंज करने से पहले हम लोग को लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। पॉइंट नंबर 3 में है चेंज इट्स नेम। मान लो रिलायंस एक एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनका एक एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो वो रिलायंस एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से क्या कर रहे हैं, मान लो म्यूचुअल एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, म्यूचुअल एसिड रिकंस्ट्रक्शन। तो ये नाम चेंज करने से पहले किसका लेना पड़ेगा आपको अप्रूवल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और यहाँ पे लिखा गया है ये पैरा में कि जो डिसीजन देगी ना आरबीआई, वो फाइनल डिसीजन होगा, बाइंडिंग होगा। तो सेक्शन 3 में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना है। आप रजिस्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं तो क्या क्या आपको देना पड़ेगा। और सेक्शन 4 में दिया गया है कि कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट। मतलब आप जब रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो ऐसा क्या क्या काम होगा जब आपका रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है सीज टू रिसीव और होल्ड एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। यानी आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का काम करोगे कैसे। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया था ना कि ये इन्वेस्टर से पैसे उठा रहा है एसपीवी, तो ये पैसे ही नहीं उठा पा रहे इन्वेस्टर से, तो आपको रजिस्ट्रेशन रख के क्या फ़ायदा। इससे अच्छा आपका रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाए। सीज टू कैरी ऑन एसिड रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस। आप ऐसे रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस चला ही नहीं पा रहे हो तो आपका रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। फेल टू कंप्लाई द कंडीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का जो कैंसिल ये था, मान लो स्पॉन्सरशिप और डायरेक्टर प्रूडेंशियल नॉर्म, ये सारा को किसी में भी आप वायलेशन कर रहे हो बाद में रजिस्ट्रेशन लेने के बाद, पहले नहीं रजिस्ट्रेशन लेने के बाद, तो आप उसका क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है आरबीआई। फेल टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 3 का अगर कोई करे, यानी डायरेक्टर जो है अपना एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। फेल टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द आरबीआई। आरबीआई ने कुछ डायरेक्शन दिया है, मान लो कि नेट ओन फंड 100 था तो बोला कि आप 110 करोड़ होगा, हम लोगों ने उसको फॉलो नहीं करा डायरेक्शन को, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। फेल टू मेंटेन अकाउंट हम लोग पीएल नहीं बना रहे, बैलेंस शीट नहीं बना रहे, फंड फ्लो नहीं बना रहे, तो उस टाइम पे हम लोग का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई फॉर एनी सब्सटेंशियल चेंज इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सब्सटेंशियल चेंज करने से पहले मतलब हम लोग को अप्रूवल लेना पड़ा था ना, प्रायर अप्रूवल हम लोग नहीं ले रहे, तो आरबीआई चाहे तो हमारा रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकती है।
Before cancellation of registration, the Reserve Bank shall give an opportunity of such company or such term as or such term as the Reserve Bank may specify for taking necessary step to comply with such provision or fulfillment of such condition. यानी आपको टाइम दिया जाएगा कि आप इतना टाइम में इसको ठीक कर लो, या फिर आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा. अब है सेक्शन 5. देखो यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि ये एनपीए को खरीद लेगी कौन? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन को खरीद लेगी ये फिक्स एसेट्स को खरीद लेगी, एक्विजिशन कर लेगी कौन? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. तो खरीद लेगी. इसका कंसिडरेशन कैसे देना है? क्या कैश देना है, क्या देना है? तो ये सेक्शन हम लोग का 5 बताएगी. ठीक है. तो बाय एक्विजिशन ऑफ राइट ऑफ इंटरेस्ट इन अ फाइनेंशियल एसेट्स by issuing debenture, bond or other security in the nature of debenture. तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी? डिबेंचर इशू कर सकती है, बॉन्ड इशू कर सकती है, अदर सिक्योरिटी इशू कर सकती है इन द नेचर ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अग्रीड अपॉन बिटवीन सच कंपनी एंड द बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन कोऑपरेटिंग देयर अंडर टर्म्स एंड कंडीशन. यानी जब ये एसेट्स परचेस कर रहा है ना एनपीए, जब हम लोगों ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जब एनपीए परचेस कर रहा है तो उसमें क्या पैसे के जगह में कंसिडरेशन में क्या देगी? कंसिडरेशन में बॉन्ड इशू कर सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है. मतलब ये सारे पैसे के ऑल्टरनेट वे है. ठीक है. और क्या पॉइंट बी में है? बाय एंटरिंग इनटू अग्रीमेंट विद सच बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफर ऑफ सच फाइनेंशियल एसेट टू सच कंपनी एज सच टर्म्स एंड कंडीशन में भी एग्रीमेंट. और उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट हो सकता है. जैसे मान लो उन्होंने बोला कि पहला इंस्टॉलमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट वाइज जैसे जैसे हम लोग रिकवरी करेंगे उसका 60% आप ले लोगे, 40% हम ले लेंगे. तो बहुत सारा मतलब कि अग्रीमेंट कर सकती है. ठीक है. उनके बीच में ऐसा कोई भी अग्रीमेंट होगा तो उस वजह से अग्रीमेंट करके हम लोग परचेस कर सकते हैं. एनी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन फेवर ऑफ द फाइनेंशियल कंपनी acquiring company asset for the purpose of asset reconstruction or security shall be exempt from the stamp duty. मतलब देखो कि ये वाला एसेट जो था किसके पास था? बैंक के पास था. इसने ट्रांसफर करा किसको? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में. तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी में क्या ना तो एक स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है. तो स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्प्ट है. अगर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे रहा है कौन? बैंक दे रहा है. तो उस ट्रांजैक्शन में स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्प्ट नहीं लगेगा. ठीक है. किस पर्पस के लिए दे रहा है? सिक्योरिटाइजेशन के लिए दे रहा है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए दे रहा है. ठीक है. स्टैम्प ड्यूटी नहीं लेगा. मगर इस पे भी कोई अदर पर्पस के लिए खरीद ले रहा है, मान लो कि ऑक्शन में खरीद ले रहा है, कुछ ऐसे सस्ते दाम में बैंक से खरीद ले रहा है, तब स्टैम्प ड्यूटी लगेगा. फॉर द पर्पस ऑफ सिर्फ पर्पस रिकंस्ट्रक्शन सिक्योरिटाइजेशन वाले पर्पस के लिए रहेगा तब स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्प्ट है. अगर अदर पर्पस के लिए खरीद रहा है तो उस पे लग जाएगा क्या? स्टैम्प ड्यूटी. सेक्शन नंबर 9. अब देखो अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी? राइट इंटरेस्ट परचेज करके अपना पैसा रियलाइज करेगी. ठीक है. अब मान लो एक एग्जांपल में लेता हूँ लेंस कार्ट का. अच्छी कंपनी है. तो लेंस कार्ट ने क्या करा है? एनपीए कर दिया. अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उनके ऑफिस में पहुंचा है. ठीक है. तो उनके ऑफिस में पहुंचा तो देखा the proper management of the business of the borrower by changing in takeover of the management of the business. यानी उनका बिजनेस मॉडल बहुत ही मतलब पे प्रॉफिटेबल है, वेल्थ क्रिएशन वाला बिजनेस मॉडल है. ठीक है. बट उनका जो मैनेजमेंट है ना वो सही नहीं है, नाकारा है. उन्होंने आर्ट्स के स्टूडेंट को मतलब सीईओ बना दिया, फाइनेंस का हेड बना दिया, ट्रेजरी का हेड बना दिया, और भी मतलब कि इंजीनियर को बैठा दिया है. मतलब
मैनेजमेंट उनका सही नहीं है, तो क्या करेगी, द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस बाय चेंज कर देगी, उस बिजनेस को चेंज कर सकती है, ठीक है, और टेक ओवर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोअर, और वो बिजनेस जो है उसमें अपना मैनेजमेंट बैठा देगी। यानी ये रिकवरी के साथ साथ क्या कर सकती है, और कोई जो जिससे रिकवर करना है पैसा, उस बिजनेस के मैनेजमेंट को भी चेंज कर सकती है और अपना मैनेजमेंट भी बैठा सकती है, ठीक है। फिर पॉइंट बी में सेल और रिलीज ऑफ अ पार्ट और होल ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोअर। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल लेंस कार्ट का ही लेके चले, ठीक है, तो लेंस कार्ट में समझ लो कि ग्लासेस का तो मतलब बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बट लेंस का जो लेंस रहता है ना आंख में लगाते हैं, तो वो लेंस का बिजनेस चौपट हो गया, क्योंकि चाइना वाले लेंस बहुत ही मतलब इजीली अवेलेबल है लो इफेक्टिव कॉस्ट में, जो इंडिया वाले लेंस है ना उसका कॉस्ट ही रिकवर नहीं हो रहा। तो ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने सोचा कि इसको ये जो लेंस वाले पार्ट है इसको हम लोग सेल कर देते हैं। यानी एसिड रिकंस्ट्रक्शन क्या है, वो कंपनी का जो जिसने लोन लिया है तो उसका बिजनेस के पार्ट को भी सेल कर सकते हैं, उनके पास पावर है। रीशेड्यूलिंग ऑफ द पेमेंट ऑफ द डेट पेबल बाय द बोरोअर। मान लो 5 साल के लिए लोन लिया था लेंस कार्ट ने, बट ड्यू टू कोविड उनका फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं आ रहा है, चल रहा है, तो वो क्या करेगी कि रीशेड्यूल कर देगी। यानी 5 साल के लिए था ना, तो अब 10 साल कर 10 साल कर दिया, रीशेड्यूल कर दिया कि 10 साल में तो ये दे ही देगी, ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब क्या है, अब एसेट्स जो गिरवी रखा था लेंस कार्ट ने, बोला मैं तुम्हारा मैनेजमेंट वगैरह छेड़छाड़ नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, जो एसेट आपने गिरवी रख के लोन लिया था वो एसेट्स को मैं बेच दूंगा, नीलाम कर दूंगा, उससे जो पैसा आएगा उससे मैं अपना लोन को रिकवर करके चुपचाप चला जाऊंगा, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ ड्यूज पेबल बाय द बोरोअर, ये वाला पॉइंट डी है ना, इसको हम लोग डिटेल में सेक्शन 13 में पढ़ेंगे। सेटलमेंट ऑफ ड्यूज पेबल बाय द बोरोअर, सेटलमेंट कर दिया, यानी 100 का लोन था तो हम लोग 65 पे अग्री होके आ गए, जितना मिल रहा भाई लेके चलो, ठीक है। टेकिंग पोजेशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। जो सिक्योर्ड एसेट मतलब जिसका जो एसेट्स को गिरवी रख के इसने बैंक से लोन उठाया था ना, उसका अपने पोजीशन में ले लेना है, ठीक है। कन्वर्शन ऑफ एनी पोर्शन ऑफ डेट इनटू शेयर ऑफ द बोरोअर कंपनी, यानी अब तो ये पैसे दे नहीं पा रही है ना, तो अपने डेट को हम लोग सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर देते। मान लो जैसे हम लोग यहाँ पे 100 करोड़ का लोन दिया था और इनका 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर था, तो 100 डिवाइडेड बाई 10 करोड़ का हम लोगों ने अपना लोन को क्या बनवा दिया, सिक्योरिटी बना दिया, सॉरी लोन को बना दिया शेयर्स बना दिया, ठीक है। फिर लिखा गया प्रोवाइडेड दैट द कन्वर्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ डेट इनटू शेयर ऑफ द बोरोअर कंपनी शैल बी डीम्ड ऑलवेज टू हैव बीन वैलिड इफ द प्रोविजन ऑफ दिस क्लॉज वर इन फोर्स ऑफ द मटेरियल टाइप्स। मतलब अगर कोई भी चेंजेस वगैरह हो, मतलब जो इक्विटी शेयर्स, ये जो इक्विटी शेयर्स होल्डर बन गया है ना, तो ये इक्विटी शेयर्स होल्डर जो हमेशा वैलिड रहेगा, कभी भी कोई प्रोविजन ऐसे लग के ना ये इनवैलिड नहीं होगा। कैसे इनवैलिड नहीं होगा, मान लो इसने बोला कि हम लोन चुका दे रहे हैं आपको, आप हमारा इक्विटी शेयर्स वापस कर दो, आप इनवैलिड है, तो ऐसा कुछ नहीं। एक बार डेट इक्विटी में शेयर में बन गया तो वो इक्विटी शेयर होल्डर हो गया, अब वो इनवैलिड नहीं होगा। द रिजर्व बैंक फॉर दिस पर्पज शैल डिटरमाइन द पॉलिसी एंड इशू नेसेसरी डायरेक्शन इंक्लूडिंग द डायरेक्शन फॉर रेगुलेट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस of a borrower and fees to be charged, the asset reconstruction company shall take measure of the। यानी ये सारे जो काम है ना, ये अपने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अपनी मन मर्जी से नहीं करेगी कि मैनेजमेंट गया अपने मर्जी से चेंज कर दिया, सेटलमेंट कर दिया। इसका एक डायरेक्शन जो इशू करेगी, कौन इशू करेगी, रिजर्व बैंक। उसके हिसाब से हम लोग को मैनेजमेंट चेंज करना है, सेटलमेंट करना है, शेड्यूलिंग करना है, तो ये सारा हम लोग को फॉलो करना है। स्टेप किसका, स्टेप डायरेक्शन पे रिजर्व बैंक के। अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 10। सेक्शन 10 में अदर फंक्शन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन कंपनी रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अभी हम लोगों ने सिक्योरिटाइजेशन कंपनी का
क्या क्या फंक्शन देगा, हम लोग को फंक्शन देखा है कि मैनेजमेंट जाके चेंज कर सकती है, यानी वो रिकंस्ट्रक्शन का काम करेगी। ठीक है, और भी क्या कर सकती है, यहाँ पे दिया एजेंट, मैनेजर और रिसीवर, यानी वो एजेंट का काम भी कर सकती है कमीशन बेसिस पे 2%। देखो रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटाइजेशन में पहले वो परचेस कर रही थी, ठीक है, परचेस कर रही थी राइट, उसके बाद जाके रिलाइज करती। और एजेंट बनने में ना कोई परचेस का जरूरत नहीं है, सिर्फ कमीशन बेसिस पे वो खेल कर काम कर सकती है। एक्ट एज एजेंट ऑफ एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग दैट ड्यूज फ्रॉम द बोरोअर, पेमेंट सच चार्ज में बी मैच्योरिटी एग्रीड, यानी काम वो सिर्फ वही करेगी, इसमें एसेट परचेस करने का नहीं है, बस कमीशन लेगी 2% 3% और जाके वसूली करके एसेट्स को लाके इनके हाथ में दे देगी। ठीक है, एक्ट एज ए मैनेजर रिफर्ड अंडर क्लॉज 643 में बी म्यूचुअली अग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टी, ये अभी हम लोग सेक्शन 13 में पढ़ेंगे। तो एज अ मैनेजर भी वो लोग काम कर सकती है। ठीक है, एक्ट एज अ रिसीवर टू अपॉइंट बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल और कोर्ट ने उसको अपॉइंट कर दिया कि तुम रिसीवर बनोगे। ठीक है, ये सारा काम रिसीवर का तुम करोगे, तो ये सारे काम जो है ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के कर सकती है। प्रोवाइडेड द नो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी रिकंस्ट्रक्शन कंपनी शैल एक्ट एज अ मैनेजर इफ एक्टिंग एज सच गिवन राइज टू एनी पेक्यूनियरी इंटरेस्ट। तो एग्जाम्पल इसका ये है, मैंने कोई बिजनेस में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के एक आदमी के ऑफिसर को मैनेजर बना के बैठाया। उस टाइम में लोन था उस कंपनी का 10 करोड़ रुपया। तो कंपनी ने बोला एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर को ना मक्खन लगाया कि मेरे को ना 2 करोड़ का और लोन दिलवा दो, मैं सारे आपका पैसा दिलवा दूंगा। ठीक है, तो इसने क्या करा, चुपके से ना 2 करोड़ का इनको लोन मार्केट से इशू करवा दिया। अब देखो क्या है, 10 करोड़ तो पहले का लोन था और 2 करोड़ और हो गया, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया। तो मैनेजर ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि जिससे लाइबिलिटी इंक्रीज हो। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी रिकंस्ट्रक्शन कंपनी शैल एक्ट एज ए मैनेजर इफ एक्टिंग एज सच गिव टू राइज एनी पेक्यूनियरी लाइबिलिटी, कोई भी लाइबिलिटी अगर राइज हो गया तो ऐसा कोई काम नहीं करेगी। ठीक है, तो 3 काम था, मैनेजर, एजेंट और रिसीवर। सेल एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी विच हैज बीन ग्रांटेड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 3(4) शैल कमेंस ऑन द कैरिंग आउट विदाउट प्रायर अप्रूवल। मतलब नॉर्मल सा आप यहाँ पे लिख लो कि कोई भी अदर बिजनेस अगर करना है अदर देन सिक्योरिटाइजेशन का रिकंस्ट्रक्शन का करना है आपको बिजनेस, तो प्रायर अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा रिजर्व बैंक में। आप ये नॉर्मल सेंटेंस में यहाँ पे लिख लो, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि अदर देन कोई भी सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन काम करने से पहले आपको अप्रूवल किसका लेना पड़ेगा, रिजर्व बैंक का लेना है। दैट्स इट, नॉर्मल है। Provided the securitization company, reconstruction company which is carrying on or before the commencement of this act, any business other than securitization, यानी ये पुराना सेक्शन है, यानी 2002 का जो एक्ट लागू होने जब लागू हुआ था ना, तो ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और भी कोई अदर बिजनेस कर रही थी तो 1 साल के अंदर आपको बंद कर देना था। ठीक है, सेल सीज टू कैरी बिजनेस विद 1 ईयर है, तो इतना ये नहीं है इम्पोर्टेंट। अब है रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। अब कोई झगड़ा झमेला हो गया, ठीक है, तो उसका झगड़ा को रिजॉल्व करेगी कौन, एक होती है क्या बोलते हैं आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट में, आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन, तो वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है, तो रिजोल्यूशन बनता है, उसी को बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। अब किसके साथ, ये मतलब वो एक बार पूछा गया है किसके साथ होती है, वेयर एनी डिस्प्यूट, किसी भी तरह का डिस्प्यूट रिलेटिंग टू सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन, ARC कंपनी, ठीक है, ऑन नॉन पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ड्यू टू इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अराइज अमंग एनी ऑफ द पार्टीज नेमली बाय बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल
बायर। तो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एआरसी और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बैंक के बीच में किसी भी तरह का सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन और नॉन पेमेंट का अगर झगड़ा हो गया, सच डिस्प्यूट शैल बी सेटल बाय कॉन्सिलेशन और आर्बिट्रेशन प्रोवाइडेड इन द आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट। तो उसको ये कौन करेगी, सेटल कौन करेगी, ये कॉन्सिलेशन आर्बिट्रेशन, ठीक है। इफ द पार्टी to the dispute have been consented in writing for determination of such dispute by conciliation or by arbitration, and then provision of this act shall apply to accordingly, ठीक है। और ये सारे बात को राइटिंग में एग्री कर लेगी पार्टी, तो उसे ही कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। किसके बीच में हो गया, पीआईबी, एआरसी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन, नॉन पेमेंट, तो उसको कौन करेगा सेटल, कॉन्सिलेशन आर्बिट्रेशन एक्ट। अब हम लोग मिलते हैं दूसरे पार्ट में।